गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं जयपुर से डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। नहीं किया है तो अब कर दीजिए, साथ में शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग पढ़ रहे हैं तो अब बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्ट के डिजाइनिंग को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे कौन सी बातें हैं जिनको हमें कंसीडर करना चाहिए जब भी हम प्रोडक्ट डिजाइनिंग को डिसाइड कर रहे होते हैं। तो देखो बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे सबसे पहले एक चीज कर लेते हैं, इनको हमने थोड़ा हिस्सों में बांट लिया है। हमने बांटा है कि कुछ मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजंस होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, कुछ होते हैं लीगल फैक्टर्स, फाइनेंस रिलेटेड फैक्टर्स, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फैक्टर या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं या ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि मार्केटिंग रिलेटेड फैक्टर्स कौन से होते हैं, तो जरा देखो मार्केटिंग रिलेटेड फैक्टर्स में ये होता है कि अगर एक कंपनी का जो नाम है या जो रेपुटेशन है या जो प्रेस्टीज है उसका क्या प्लेस है मार्केट में, मतलब उसका स्टेटस क्या है, उसकी गुडविल कितनी है, प्रेस्टीज कितनी है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर एक वेल नोन कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लेके आती है तो पीपल विल एडमायर, पीपल विल वेलकम द प्रोडक्ट। जैसा आपने देखा होगा, एक एग्जांपल देती हूँ, जो टाटा कंपनी ने नैनो 4 व्हीलर जो गाड़ी को लेके आए थे, तो नैनो अगर कोई और कंपनी लेके आती ना तो लोग शायद उसकी एडवांस बुकिंग नहीं करवाते, पर क्योंकि टाटा का प्रोडक्ट है, टाटा का नाम उसमें जुड़ा हुआ है, इस वजह से पीपल वर सो रिलैक्स्ड की प्रोडक्ट तो अच्छा होना ही है, टाटा का प्रोडक्ट है तो नाम ही काफी है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टैग मार्केट में किसी भी कंपनी की नए प्रोडक्ट को वेलकम करने या रिजेक्ट करने में। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आता है जो मार्केटिंग रिलेटेड है उसमें इस कंपनी की प्रेस्टीज क्या है। दूसरा ये कहता है वो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो टेक्नोलॉजिकली कितना साउंड होने वाला है। मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज का भी बहुत फर्क पड़ता है कि टेक्नोलॉजिकल वो कितना साउंड होगा। अगर ओल्ड टेक्नोलॉजी को लेकर के आप एक नए प्रोडक्ट के नाम पे कोई चीज मार्केट में लॉन्च करते हो तो लोग उसे नहीं एडमायर करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है ये टेक्नोलॉजी से तो अपर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है किसी प्रोडक्ट में, तो व्हाई दे विल बाय। तो यही चीज एक इंपॉर्टेंट है। अगर आपके प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी बहुत साउंड हुई तो लोग उस प्रोडक्ट को वेलकम करेंगे, हाथों हाथ लेंगे। ठीक बात है। तो टेक्नोलॉजी का असर पड़ता है मार्केटिंग फैक्टर्स में। एक बात करते हैं कस्टमर्स का जो रिक्वायरमेंट है, क्या उसको आपका प्रोडक्ट फुलफिल करता है। If the product has the capability to satisfy the product's customers' requirement, they will admire the product. They will purchase the product. They will have a decision to buy the product. यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैक्टर भी एक रोल प्ले करता है कि किसी नए प्रोडक्ट का डिजाइनिंग जब हमें करना है तो क्या हम अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। आगे की बात करते हैं मार्केट का पोटेंशियल कितना है। देखो मार्केट के पोटेंशियल का मतलब होता है क्या मार्केट में लोग रेडी हैं एक नए प्रोडक्ट को, एक नए डिजाइनिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। तो मार्केट में अगर लोग रेडी होते हैं, मार्केट में इतनी ताकत होती है, पोटेंशियल होता है कि उस प्रोडक्ट में आप नई डिजाइनिंग डाल सकते हो, तो इस चीज का भी बहुत असर आता है। अगर मार्केट में इतनी ताकत नहीं है या मार्केट कमजोर है तो एक प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करते समय अलग तरह से सोचना पड़ता है, और मार्केट की ताकत प्रोडक्ट के डिजाइनिंग में आपको अलग तरह का पुश देती है। ठीक है। इसके अलावा ये कहता है मार्केट में एक बहुत बड़ी बात है, एक तो प्रोडक्ट की लाइफ और दूसरा है कंपटीशन। प्रोडक्ट की लाइफ का मतलब होता है एक प्रोडक्ट कितना टाइम तक मार्केट में सरवाइव करेगा, उसकी लाइफ कितनी है। क्योंकि आप जैसे हम हैं, हम एक ह्यूमन बीइंग है, हमारी जो अगर हम कहें ह्यूमन लाइफ जो होता है, लाइफ साइकिल जिसको कहते हैं, हम बचपन से लेकर के एडोलेंस एज, उसके बाद यूथ, देन एडल्ट, देन ओल्ड एज, देन सीनियर सिटीजन, इस तरीके की जो एक ग्राफ है उसमें हम जब चलते हैं, बिल्कुल ऐसे एक प्रोडक्ट का भी लाइफ साइकिल होता है। और उस लाइफ साइकिल का ड्यूरेशन क्या है उस पे डिपेंड करता है। कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शायद 100 साल पुराने हैं और आज भी चल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो शायद 2 या 3 महीने ही नहीं चल पाते हैं। इसको एक बेस्ट एग्जांपल फॉर्म में आपको बताती हूँ। अगर प्रोडक्ट की बात करें, जैसे अगर हम फिल्म इंडस्ट्री को लें तो जो पिक्चर्स हैं या जो गाने हैं वो एक प्रोडक्ट ही तो हैं। तो
आज के गानों को या आज की पिक्चर्स को अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग यही तो कहते हुए मिलते हैं कि आज की पिक्चर्स में वो दम नहीं है, आज के गानों में वो दम नहीं है। दम तो पुराने गानों में है जो आज भी सुने जा रहे हैं। आप सोचिए 70s 80s के जो गाने हैं या 40s के जो गाने हैं वो आज भी सुने जा रहे हैं, और इवन उन पे एक्सपेरिमेंट करके उनको रिमिक्स करके उन्हें नए फॉर्म में सामने लेके आया जा रहा है। यानी उन गानों की मार्केटेबिलिटी इतनी साउंड है कि जो इस गानों पे काम करने वाले लोग हैं, चाहे लिरिसिस्ट हैं, चाहे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनको तोड़ मरोड़ करके और एक नए फॉर्म में एक नई चीज का झोंका लगा के इसको डिजाइनिंग करके मार्केट में लॉन्च करते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो प्रोडक्ट लाइफ है वो बहुत लंबी है, और आज के गाने शायद 2 महीने भी नहीं चल पाते और हमें रिकॉल ही नहीं होता है कि अच्छा ये वो गाना है, अच्छा ये आया था कभी। ये चीज है, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट लाइफ। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में एक प्रोडक्ट की लाइफ का बहुत जबरदस्त रोल होता है। तो अगर उस लाइफ में एक लंबा समय है तो उस डिजाइनिंग को करने में बेहतरीन काम होंगे, और अगर डिजाइन आपने बेहतरीन की है तो इट मे बी कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। दोनों वाइज एंड वर्सा चीजें हैं। अगर लाइफ बढ़िया है तो डिजाइन करने में अच्छा ही है, अच्छा काम होगा, और अगर आपने बेहतरीन डिजाइनिंग की है तो प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ सकती है। इसके अलावा एक पॉइंट है मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट, कॉम्पिटिटर्स। आपके कंपटीशन किससे है, आपके कॉम्पिटिटर्स किस अप्रोच के हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के पास किस तरह की टेक्नोलॉजीज है, आपके कंपटीशन में कितना टफ कंपटीशन है, या मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक है। तो ये जो सारी चीजें हैं आपको इंसिस्ट करती हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग को किस तरीके से लेंगे। इफ यू हैव अ मोनोपोली मार्केट यू कैन डू द न्यू एक्सपेरिमेंट, और अगर मोनोपोलिस्टिक है तो आपको बहुत रिस्क होगा। कहीं ऐसा ना हो कि जितना मार्केट शेयर हमारे पास अभी ऑलरेडी है, कहीं नई डिजाइनिंग फेल हो जाए और वो शेयर भी हाथ से चला जाए और कॉम्पिटिटर के पास में वो शिफ्ट हो जाए। इस तरीके की चीजें रिस्क लेना पड़ता है, बहुत सारे सोच लगाने पड़ते हैं। तो मार्केट की सिचुएशन क्या है, कॉम्पिटिशन किस लेवल का है, इसका भी फर्क पड़ता है हमारे प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो मार्केट रिलेटेड फैक्टर्स है प्रोडक्ट डिजाइनिंग में ये समझ में आते होंगे। ये एक गहरी अप्रोच है, ये एक टर्म नहीं है, केवल एक टॉपिक नहीं है, एक पॉइंट नहीं है, इनके पीछे एक पूरा एक फ्रेम है। आपको ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड जो है वो समझ में आनी चाहिए, और किस तरीके से एक दूसरे पर असर डालती है ये भी समझ में आना चाहिए। तब कहीं जाकर के आप अपने आंसर में वेटेज लेके आ पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं लीगल फैक्टर की। लीगल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। लीगल फैक्टर का मतलब है आपको लॉ की जानकारी होना। अगर आपको लॉ की जानकारी है तो ही आप कोई बेहतरीन काम कर सकते हैं। अगर लॉ के अगेंस्ट में जाकर के आपने किसी भी प्रोविजन को वायलेशन करते हुए, कस्टमर के राइट को वायलेशन करते हुए अगर आपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग करी, तो यकीन मान लीजिए कि लॉ आपके ऊपर हावी होते हुए आपको मार्केट से सफाया भी कर सकता है, क्योंकि लॉ का ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा लॉ जब पढ़ाती हूँ मैं एक ही चीज बहुत जरूरी फॉर्म में कहती हूँ, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूजेबल। इसका मतलब होता है कि कानून की या विधि की अनभिज्ञता अक्षम्य है, यानी उसको माफी नहीं है, उसको माफ नहीं किया जा सकता। आपको नॉलेज होनी ही चाहिए। यू हैव टू बी अ ग्रेट रिच नॉलेज अबाउट द लॉ प्रोविजंस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी बिजनेस पॉलिसी या इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फैक्ट्री एक्ट जो भी कुछ है वो हमें क्या कहता है। आप ये नहीं कह सकते कि सर आई हैव नो आइडिया अबाउट ऑल दिस थिंग्स, नहीं कह सकते। तो लीगल फैक्टर में अगर हम बात करें तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट डिजाइनिंग आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन के पॉइंट से भी इसे सोचना पड़ेगा। क्या इसका एनवायरमेंट में पोल्यूशन तो नहीं बढ़ जाएगा, ये पॉल्यूटेंट का काम तो नहीं करेगा, डिग्रेडेबल है या ग्रेडेबल है, वो सारी चीज समझ में आनी चाहिए। इसके अलावा इंपोर्ट का जो रेस्ट्रिक्शन है वो भी हमें कैपिटल गुड्स के ऊपर किस तरीके का है वो हमें पता होना चाहिए। हमारा लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे प्रोडक्ट को हम इंपोर्ट करेंगे तो क्या हमारे नियम कहते हैं, रूल्स कहते हैं। अगर उसमें कहीं कोई गड़बड़ हो गई तो इट मे बी अ स्मगलिंग, कहीं ऐसा ना हो वो स्मगलिंग फॉर्म में आ जाए, अगेंस्ट द लॉ आप कोई काम कर रहे हो, ऐसा ना हो जाए। जरा सी गलती बहुत बड़ी चूक बन जाती है। इसके अलावा ये कहता है अगर फाइनेंस के मामले में करें तो उस पर क्या रेस्ट्रिक्शन है, उसकी टेक्नोलॉजी के बेस पे क्या चीजें कही गई हैं। ये जो लीगल फैक्टर है ना बहुत गहरा है, इसका अंत कभी नहीं है।
हर दिन नए कानून बन रहे हैं, नए नियम, नए प्रोविजंस आ रहे हैं और आपको उन सब चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। आप एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे थे, जिस समय जो भी इनकम टैक्स के लॉ थे, नॉर्म्स थे, उसके हिसाब से आप रिटर्न फाइल करते थे। पर जब से जीएसटी आया, आपको अपने एक सीए की मदद लेते हुए कानून के हिसाब से काम को ढालना पड़ा। आप ये नहीं कह सकते कि सर मुझे तो जीएसटी आती नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है कि इस प्रोडक्ट पर कितना परसेंटेज जीएसटी लगना है। तो ये सारी चीज आपका ऑडिटर बताता है, आपका सीए बताता है, और सीए की सेवा लेना आपका फर्ज बनता है। तो इफ you don't have the sufficient knowledge, then you have to hire the expert service। तो आपको अपने एक्सपर्ट की सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, पर आप ये कह करके अपने आप को फ्री नहीं कर सकते कि सर आई डोंट हैव एनी सफिशिएंट नॉलेज। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो लॉ के बारे में, चाहे वो एनवायरनमेंट से संबंधित हो, चाहे वो एक्सपोर्ट, फाइनेंस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर इट इज, लॉ के सारे नॉर्म्स आपको पता होने चाहिए। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग में लॉ का भी इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। आगे बात करते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो फाइनेंस से रिलेटेड का मतलब है कैपिटल का इन्वेस्टमेंट कैसे होगा, मैन्युफैक्चरिंग सोर्सेज क्या रहेंगे, प्लांट और मशीनरी में कैसे पैसा लगाना है, वर्किंग कैपिटल कितनी होनी है, जो फिक्स कैपिटल है वो किस तरीके से जानी है, जो कैश का जनरेशन होना है वो किस तरीके से होगा, कि गवर्नमेंट का सपोर्ट क्या होगा, हमारे शेयर्स का सपोर्ट क्या होगा, और हमारे एफडीज या फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह जो होंगे उनका किस तरह का रोल होगा। तो हमारी कैपिटल फॉर्मेशन में इन सभी चीजों का किस तरह का कंट्रीब्यूशन और किस रेशियो में कंट्रीब्यूशन होना है, इस सारे बारे में भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारा प्रोडक्ट डिजाइनिंग कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा एक्सेसिव कैपिटल हो जाए और हमारे पास में इतना फंड ही ना बचे कि हम उस डिजाइनिंग को सपोर्ट कर सकें। तो चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड हो, चाहे वो एक्सपर्ट बेस्ड हो, कुछ भी हो, उसके लिए फाइनेंस की जो जरूरतें हैं उनके बारे में हमारे को एक गहरी सोच लगानी पड़ती है। उसके बाद कहते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फैक्टर्स किस तरीके से रोल प्ले करते हैं, तो हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल कितनी है, उस टेक्नोलॉजी की जानकारी हमें कितनी है, नो हाउ होना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कहीं आपको ऐसा ना हो कि एक अच्छी बढ़िया मशीन तो आप मार्केट फॉरेन कंट्री से खरीद लाएं, लेकिन हमारे पास वो स्किल्ड लेबर या स्किल्ड एक्सपर्ट की कमी हो, तो आपको वहां से वो ह्यूमन नॉलेज भी हायर करनी पड़ेगी जो उस मशीन को ऑपरेट कर सके। केवल टेक्नोलॉजी खरीदना बड़ी बात नहीं होती है, उस टेक्नोलॉजी का नो हाउ होना भी बहुत जरूरी होता है। और उसकी मेंटेनेंस कैसे करनी है, उसकी कौन से मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं, उसकी किस तरीके से उसका रख रखाव कहना चाहिए या उसका अपग्रेडेशन किस तरीके से करना है, उसके बारे में सारी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो मशीन है, उसके इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, वो सब कैसे कहाँ किस तरीके से होंगे, वो सारी चीजों की जानकारी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसको एक आप बात को समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपने कोई चीज को खरीदी, लेकिन अगर उसकी मेंटेनेंस सर्विसेज आपको अपने एरिया में नहीं मिलती, तो आप उस चीज को खरीदना अवॉइड करना चाहेंगे, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस बहुत भारी पड़ने वाली है। हो सकता है आप अभी एक महंगी चीज को खरीदने की काबिलियत रखते हो, लेकिन मेंटेनेंस के लिए उस चीज को वहां से कहीं और लेकर जाना पड़े, तो ये बहुत कॉस्टिंग आ जाएगी। ऐसे में वो व्यक्ति अवॉइड करता है कि अपने को ये चीज यहाँ खरीदनी ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग जो रिलेटेड फैक्टर्स है उसमें किस तरीके की चीजें हैं कि आप अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग को किस तरीके से करेंगे। उसमें कॉस्ट हो सकती है, फैसिलिटीज की, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की, क्वालिटी मेंटेनेंस हो सकता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्वालिटी को कैसे मेंटेन करोगे और उसके लिए आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में किस तरह के बदलाव करोगे। साथ में ये कहता है जो मार्केट की डिमांड है, प्रोडक्शन का आपका जो सप्लाई है, उसके आपस में रेशो क्या है, उसके रेट्स क्या है, यानी लोग हमसे क्या चाहते हैं और हम क्या दे सकते हैं, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन है उसको भी मेंटेन करना एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग में आपने मान लीजिए मार्केट में सर्च कर लिया कि वो लोग ये चाहते हैं, पर अगर हमारे रिसोर्सेज हमें अलाउ नहीं करते तो हाउ कैन इट पॉसिबल, ये चीज हमें सोचनी पड़ेगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड फैक्टर्स हमारे डिजाइनिंग के उस पर किस तरह का अपना इम्प्रेस करते हैं, किस तरह का अपना इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा करें अगर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की, डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड डिसीजंस या फैक्टर्स की बात करेंगे, तो ये कहता है डिस्ट्रीब्यूटर किस तरह के हमारे पास अवेलेबल है, क्या उनके जो रेपुटेशन क्या है, उनकी फैसिलिटीज क्या है, मैन पावर उनके पास कितनी है। इसके अलावा हमारे वेयर हाउसेज जिनको हम गोदाम कहते हैं वो हमारे पास कैसे हैं, उनकी स्पेस रिक्वायरमेंट क्या है और हमको मिलता कितना, उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज हमें मिलेंगी। उसके अलावा जो आफ्टर सेल सर्विसेज, जिसको पोस्ट सेल सर्विसेज भी कहते हैं, उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर, स्पेयर, कॉस्ट वगैरह वो सारी चीजें कैसे आने वाली है। इसके अलावा हमारे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे उनको उनके पास में मार्केटिंग स्किल्स कितनी है, उनका इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेल्स प्रमोशन स्कीम्स है वो हम कैसे करने वाले हैं, यानी सेल ऑफर हम किस तरीके से देंगे, मार्केट में हम कैप्चरिंग कैसे करेंगे कस्टमर के डिमांड को।
कस्टमर की डिमांड को अपनी सब प्रोडक्ट के साथ में मीट करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये इस चैलेंज को फुलफिल करने के लिए आपको एक्सपर्ट सेल्स पर्सन चाहिए होते हैं, और वो सेल्स पर्सन के लिए आपको सिलेक्शन करना होता है एक बेहतरीन सेल्समैन का, जो कि आपके प्रोडक्ट में उसकी सेल को इंक्रीज करने में अपना कंट्रीब्यूशन बेस्ट टू बेस्ट मैनर में दे सके। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल है कि आपका प्रोडक्ट का डिजाइन कुछ इस तरीके का है, अगर उसमें एक्सपर्ट सेल्स सर्विसेज चाहिए तो आपको वो हायर करनी ही पड़ेंगी। इफ यू आर एबल टू हायर द एक्सपर्ट सेल्स सर्विसेज देन यू कैन इनिशिएट द न्यू डिजाइनिंग इन द प्रोडक्ट, अदरवाइज इट विल मे फेलियर, राइट। तो उसके अलावा अब आगे बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की बात करें तो बहुत सारी चीजें जो हमने ये मार्केट, फाइनेंस और मैन्युफैक्चरिंग ये सारी चीजें तो समझ ली। अब ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में हमारे को किस तरह के स्किल्स की, टैक्ट्स की, नंबर ऑफ मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो देखना पड़ेगा। हमें मैनेजर कितने चाहिए, वर्कर कितने चाहिए, ऑब्जर्वर कितने चाहिए, और हमारे मैनेजमेंट में जो डायरेक्टर्स हैं उनकी कौन सी स्किल्स है वो हमें देखना पड़ेगा। क्या हमारे मैनेजर और लेबर की क्वांटिटी और क्वालिटी, इन दोनों का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हमें क्वांटिटेटिव भी एनालिसिस करना पड़ता है चीज़ों का, और हमें क्वालिटेटिव भी एनालिसिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पे नंबर ऑफ हेड्स चाहिए वहाँ नंबर ऑफ हेड्स ही चाहिए, और जहाँ नंबर ऑफ ब्रेन्स चाहिए वहाँ नंबर ऑफ ब्रेन्स ही चाहिए। होपफुली आपको हेड्स और ब्रेन का मतलब समझ में आ रहा होगा। हेड्स का मतलब है क्वांटिटेटिव और ब्रेन्स का मतलब है क्वालिटेटिव। हेड्स तो मजदूर का भी हेड होता है और मैनेजर का भी हेड होता है, लेकिन जो ब्रेन की बात करेंगे हम मैनेजर को ही कहते हैं कि इंटेलेक्चुअलिटी और इंटेलिजेंसी, और एक होता है एक फिजिकल एफर्ट्स। तो ये जो फिजिकल एफर्ट है वो वर्कर का हो सकता है, मगर इंटेलिजेंसी और इंटेलेक्चुअलिटी एक मैनेजर की या एक जो टॉप अथॉरिटीज होती हैं उन्हीं की होती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव काउंटिंग होनी चाहिए, ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का काम करता है। इसके अलावा हम हमारे लेबर को या हमारे वर्कर को या हम अपने एम्प्लॉय को किस तरीके से पेमेंट सिस्टम क्या है, सैलरी वेज किस तरीके से हम उन्हें पे कैसे कर रहे हैं, कॉस्ट इम्प्लीकेशंस कैसे आते हैं, यानी हम हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट, उस कॉस्ट में हमारे लेबर का जो रेम्यूनरेशन है उसका कितना परसेंटेज इस पर रोल कर रहा है। ऐसा नहीं हो कि आप अननेसेसरी अपने लेबर का एक्सप्लॉयटेशन कर दें, या इसका उल्टा मान लो कि अननेसेसरी आप अपने लेबर को हाई वेजेस दे दो और अब हमारे प्रोडक्ट की जो बिक्री है वो इतनी हो ही नहीं, हमें प्रॉफिट इतना मार्जिन हो ही नहीं। तो इन चीज़ों के बारे में बहुत कैलकुलेटिव माइंडसेट करना होता है, और तब कहीं जाकर के हम अपने प्रोडक्ट के डिज़ाइन को डेवलप करते हैं। कहने को एक सिंपल प्रोडक्ट के डिज़ाइन की बात हो रही है, लेकिन प्रोडक्ट डिजाइनिंग पे भी कौन से फैक्टर्स किस तरीके से अपना प्रभाव छोड़ते हैं, इस चीज की कैलकुलेशन किया जाना और टाइमली कैलकुलेशन किया जाना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ तो बात कर ली हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग की। अब जरा बात करते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट डिजाइन जो होता है उसकी क्या खासियत होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सेलिंग फीचर्स क्या होते हैं एक अच्छे डिजाइनिंग के। नंबर 1, प्रोडक्ट की क्वालिटी। जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी होगी ये एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि मान के चलिए कि अल्टीमेटली जो चीज एक कस्टमर के माइंड पर असर डालती है या आप कहेंगे कि सेल वॉल्यूम को इंक्रीज करती है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। अगर चीज में क्वालिटी है तो वो क्वालिटी साबित होनी चाहिए, जो दिखता है वो बिकता है। साथ साथ में ये जो कहते हैं कि जो चीज में दम होगा वो चीज साबित होकर रहेगी और लोग उसके लिए एक महंगी कीमत देने के लिए भी तैयार होंगे। तो इन दोनों बातों को अपने दिमाग में सेट रखना चाहिए कि अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी हुई, उस क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपने उसकी प्राइसिंग रखी होगी तो पीपल विल एडमायर। तो ये जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, यानी एक प्रोडक्ट कितना अच्छा है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको किस तरह से फुलफिल कर रहा है, आपने डेवलपिंग एफर्ट जो किए हैं वो किस तरीके से किए हैं, क्या हमारे कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने में कैपेबल है, क्या वो रिलायबल है, विश्वसनीय है। प्रोडक्ट की क्वालिटी यही खास बात होती है। आज आप अगर एक फिलिप्स का या प्रेस्टीज का, हॉकिंस का अगर हम किचन वेयर की बात करते हैं तो ये नामी जो कंपनीज हैं इनका एक अपना रोल है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में इंश्योरिटी देते हैं कि यस दीज प्रोडक्ट्स आर सेफर। सेफ्टी भी है, सिक्योरिटी भी है, स्टैंडर्ड भी है, ये सारी चीज़ें बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं किसी भी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में। तो खासियत होती है किसी प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग की कि ये बातें उसमें होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए, उस प्रोडक्ट की कॉस्ट का भी बहुत असर है। क्या प्रोडक्ट की कॉस्ट उसके फीचर्स के साथ में एक बैलेंस, एक इक्विलिब्रियम प्रूव करती है कि नहीं है करती है। ऐसा ना हो कि जो
कॉस्ट के लिए लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें उसकी सेटिस्फेक्शन ही ना मिले। अगर कॉस्ट के इक्विवेलेंट हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम कहीं राजी होते हैं उस प्रोडक्ट को खरीदने में, और अगर उस कॉस्ट से कहीं ज़्यादा हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है तो हम और ज़्यादा खुश होते हैं उस चीज़ को खरीदने में। बल्कि ना केवल खुश होते हैं, हम लोगों को भी कहते हैं कि यस दिस प्रोडक्ट इज़ वेरी गुड, वेरी नाइस। तो प्रोडक्ट की कॉस्ट का बहुत असर पड़ता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है उत्पादकता, यानी उस प्रोडक्ट की उत्पादकता क्या है, हमने जो उसे चीज को खरीदा, जो पैसा खर्च किया, साथ में जिस पर्पस से उस चीज को हमने खरीदा, क्या उस पर्पस को फुलफिल करने में प्रोडक्ट कैपेबल है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, उसकी उपादेयता क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है, इस चीज को भी उसमें एक खास फीचर होना चाहिए एक अच्छे प्रोडक्ट डिजाइनिंग में। डेवलपमेंट टाइम, आइडिया जनरेशन से लेकर के मार्केट में लॉन्चिंग होने तक का जो टाइमिंग है, ये जो डेवलपमेंट टाइम है प्रोडक्ट डिजाइनिंग का, वो बहुत ज़्यादा ना हो। अति का कम और अति का ज़्यादा दोनों ही नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। अगर बहुत कम समय में आपने हड़बड़ी में कोई चीज़ को मार्केट में लॉन्च कर दिया तो इट मे बी हैव मैनी डिफेक्ट्स, और अगर आपने बहुत टाइम ले लिया तो हो सकता है कॉम्पिटिटर्स आपसे पहले मार्केट में लॉन्च कर दें, और जो पहले आता है गीत उसी का गाया जाता है, ये भी आप यकीन मान लीजिए। तो ये एक जो डेवलपमेंट टाइम है, इस पर भी बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि कहीं कहीं अननेसेसरी ज़्यादा ना ले लें हम उस टाइम को। इसके अलावा बात करते हैं मेंटेनेबिलिटी, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे को कितनी कॉस्टिंग आ रही है, यानी कोई चीज को खरीदना जितना टफ नहीं पड़ता, उसका मेंटेन करना अगर टफ होता है तो लोग नहीं उसे पसंद करते। तो हमारे प्रोडक्ट के डिजाइनिंग में इस तरह की चीजें होती हैं। आपने देखा होगा लो मेंटेनेंस, इस चीज को फीचर को हाईलाइट किया जाता है किसी भी नई चीज को इंट्रोड्यूस करते समय। अगर लो मेंटेनेंस है तो हम उसके लिए अट्रैक्ट होते हैं कि अरे वाह ये ठीक है, एक बार खरीद लो, उसके बाद दिमाग ही नहीं लगाना, खर्चा पानी करना ही नहीं है। ये बहुत फर्क पड़ता है। एक देसी चीज तरीके से आपको एज अ मैन्युफैक्चरर सोचना पड़ता है कि मेंटेनेबिलिटी उसकी लो होनी चाहिए। इसके अलावा स्टैंडर्डाइजेशन, अभी मैंने कहा जैसे प्रेस्टीज है, हॉकिंस है, फिलिप्स है, इन सारी चीजों का एक स्टैंडर्ड है, एक उन्होंने अपने माप, एक पैरामीटर सेट कर रखा है मार्केट में। एक लोगों के दिमाग में एक छवि बन चुकी है, अच्छा ये प्रेस्टीज का है। अभी हम हमारे कपड़े खरीदते हैं तो ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए हम महंगी चीजें भी खरीदने को तैयार हैं, बिकॉज द प्रोडक्ट इज ब्रांडेड, स्टैंडर्ड है उसका, मार्केट में रेपुटेशन है उसकी। अगर हम वो चीज को पहन करके निकलते हैं या उस चीज को हम कैरी करते हैं, यूज करते हैं, उसको अवेल करते हैं, तो यकीन मान लीजिए कि लोग हमें एडमायर करते हैं, और उसके अगेंस्ट में हमारा पैसा खर्च किया वहाँ वसूल हो जाता है जब लोग हमें एडमायर करते हैं और हमारी प्रेस्टीज बनती है। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन एक इंपॉर्टेंट रोल है कि आपके प्रोडक्ट के डिजाइनिंग में स्टैंडर्ड होने चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी, स्टैंडर्ड होगा तो सेफ्टी होगी, क्योंकि सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी नए प्रोडक्ट डिजाइनिंग में। अगर आप इंश्योर करते हैं कि इट इज सेफर फॉर योर हेल्थ, फॉर योर लाइफ, फॉर योर प्रॉपर्टी, तो लोग उसे पसंद करते हैं। अगर यहाँ पे आप डिफीट खा जाते हैं तो एक अच्छे प्रोडक्ट को भी लोग रिजेक्ट कर देते हैं, बिकॉज इट इज डेंजरस टू अवर लाइफ और प्रॉपर्टी, तो यकीनन लोग उसे छोड़ देते हैं, उनका मार्केट खराब हो जाता है कि लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको एक अच्छे प्रोडक्ट डिजाइनिंग की खासियतें पता चल गई होंगी, और साथ में कौन से फैक्टर्स इस पर फर्क डालते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। इसके साथ ही आज की क्लास को खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली। स्टूडेंट्स कीप वॉचिंग। थैंक यू।